नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी में। देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें रहता है पठित गद्यांश मतलब हमारा जो पाठ्य पुस्तक रहता है उस पाठ्य पुस्तक में से जो कुछ हमने चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें से कुछ पैराग्राफ आते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पैराग्राफ आते हैं और 2 पैराग्राफ हमें सॉल्व करने हैं। टोटल 16 मार्क्स के ये 2 पैराग्राफ रहते हैं और तीसरा जो पैराग्राफ है वह अनसीन पैसेज रहता है, अपठित गद्यांश रहता है। तो आगे जाएंगे दोस्तों, पण पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट आहे, नवीन असाल आपल्या युट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल तुम्ही सबस्क्राइब नसेल केलं तर आत्ताच चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नुसताच चॅनल सबस्क्राइब नका करू, त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मित्रांनो तर जाऊयात पुढे। या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी पहिली गोष्ट एक लक्षात घ्या, आपल्याला प्रश्न क्रमांक अ और आ जो है ना ये पठित गद्यांश रहते हैं और ई जो है वो अपठित रहता है। तो पठित गद्यांश में क्या है, देखिए कृति रहती है। प्रश्न क्रमांक पहला जो अ है, जो पहला हमारा अगर गद्यांश होगा प्रश्न क्रमांक पहला अ, जिसमें क्या रहता है A1, A2, A3 से लेकर A4 और A3, A4 4 एक्टिविटी रहते हैं। ओके, 4 कृतियां रहती है। तो ये 4 कृतियां 2-2 मार्क्स के रहते हैं, 2 ऐसे ही पूरे हो गए 8 मार्क्स। ओके, तो ये जो 8 मार्क्स जो है, ये 8 मार्क जे आहेत ते या उतार्यांवरती आधारित असतात पठित पाठ्यपुस्तकातील। और ये 8 जो है उसमें से ये जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है आ, ये जो है ना ये थोड़ा सा पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, स्वमत रहता है। इथं फक्त स्वतःचं मत मांडायचं असतं। बाकी A1, A2 आणि A3 हे 3 प्रश्न खूप सोपे असतात। इथं तुम्हाला 6 पैकी 6 पडतील आणि इथं जर 1 पडला तर तुमचे 7 मार्क 8 पैकी आरामात तुम्हाला मिळतील, म्हणजे 16 पैकी 14 मार्क तुमचे फिक्स होतील। ओके, बघा कृती अ जो आहे, A1 2 अंक, कृती A2 2 अंक, A3 2 अंक और A4 सोमत अभिव्यक्ति जो रहती है उसके ऊपर आधारित रहती है। ये जो संपदा 2 आकलन कृति, 1 शब्द संपदा और 1 सोमत वाली कृति रहती है। ओके, तो डायरेक्टली हम एक पैसेज देखते हैं, एक हम पठित गद्यांश देखते हैं और उस गद्यांश के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल लेके दोस्तों, देखो ये गद्यांश हमारे पास है तो इसे पढ़ना है और इसे पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ सवाल है। देखिए 1 2 ये जो सवाल है, इन सवालों के हमें क्या करना है, आंसर देने। ओके, तो ये कृतियां जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास गद्यांश है उसे हम बड़े प्यार से पढ़ेंगे। ओके, इसको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ना है। देखो पढ़े, एकदम आराम से पढ़ो दोस्तों। देखो ऐसा पढ़ो कि डबल पढ़ना नहीं, मतलब डबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परत वाचण्याची आपल्याला गरज नाही पडली पाहिजे। बघा, रमजानी करामत के चेहरे का भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा देना। देखो क्या हुआ है यहाँ कि रमजानी करामत के चेहरे का भाव भापते हुए बोली, रमजानी ने करामत के चेहरे के ऊपर का भाव भापा और बोली कि ये भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा देना। तो फिर तुम जानती हो वह कौन है, करामत अली ने कटु स्वर में कहा। उसने कटु स्वर में कहा कि तुम जानती हो वह कौन है। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। बाप रे, देखो वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचेगा, वहां बेचेगा जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी लक्ष्मी। ओके, मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को यह पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे कौन कह रहा है, करामत कह रहा है। ओके, उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर चारपाई पर पड़ा रहा। तो रात को वो चारपाई पर पड़ा रहा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं करामत अली ने, और वह चारपाई पर बेचारा पड़ा रहा। वो थोड़ा सा टेंशन में था। ओके, तो देखो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोए, मतलब सुबह देखो, मतलब सवेरा हो गया और सवेरा होने के बाद क्या, करामत अली ने चारपाई छोड़ी, ये तो पहली बात थी। उसके बाद मुंह हाथ धोए, फिर वह घर से बाहर निकल पड़ा। चारपाई छोड़ी मतलब उठा, फिर मुंह हाथ धोए, फिर घर से बाहर पड़ा। फिर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। कौन ले जाने लगा, रमजान जो है, करामत जो है वो लक्ष्मी को बाहर लेके जा रहा था। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी थी, रमजानी कहाँ खड़ी थी, दरवाजे पर रमजानी खड़ी थी।
वह सब देख रही थी और बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी मतलब कहाँ ले चले? जहां लक्ष्मी की मतलब किस्मत है वहां लेके जाने वाला है अभी ये करामत। ओके, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की और चलता चला गया। मतलब रस्सी पीछे पकड़ी थी, रस्सी पकड़ी थी, आगे करामत अली था, पीछे लक्ष्मी थी, ऐसा सब चल रहा था। ओके, और वह बोला, चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करार दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही वहाँ मैं न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर गए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदम से आगे बढ़ने लगा। तो ये सब पूरा हमारा एक परिच्छेद था। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे कि संजाल पूरा करना है। सवेरे होने पर करामत अली ने क्या किया? देखो 4 हमें बॉक्स है, 4 बॉक्स हमें भरने हैं और 4 बॉक्स भरने के बाद हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो उसने चारपाई छोड़ी थी, फिर उसने मुंह हाथ धोया था, फिर लक्ष्मी को उसने छोड़ा था और फिर लक्ष्मी को लेकर जा रहा था। देखो यहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिखा है। देखो क्या क्या किया बाबा। देखो नींद आंखों से, देखो कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोए, घर से बाहर निकल पड़े। ओके, गले से बांधी हुई रस्सी को खोला और वह लक्ष्मी को ले जाने लगा। ऐसा कुछ उसने किया। तो ये जो 4 चीजें थी, देखो इसका आंसर आपको यहाँ, चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली और उसे गली से बाहर ले आया। तो ये 4 चीजें उन्होंने की। ऐसा आंसर हमें लिखना चाहिए। अभी आगे देखो, एक एक शब्दों में आपको उत्तर देना है। देखो सबसे पहला क्या है कि रमजानी ने किसके चेहरे के भाव को भाप लिए? किसके चेहरे के भाव को भाप लिया? देखो यहाँ हमारे पास आंसर है, किसके चेहरे के भाव को भापा? उन्होंने देखो करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली। रमजानी ने करामत के चेहरे का भाव भापा, तो यहाँ करामत आंसर आएगा हमारा। ओके, दूसरी चीज, रमजानी कहाँ खड़ी लक्ष्मी को बाहर ले जाते देख रही थी? दरवाजे पर खड़ी थी ना, वो दरवाजे पर खड़ी, तो यहाँ होगा दरवाजे। टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिकेगी? लक्ष्मी बिकेगी, बिकॉज वहाँ एक डायलॉग है कि बाबा वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, ऐसा कुछ। करामत अली ने लक्ष्मी को कहाँ भर्ती किया? कहाँ भर्ती किया? गौशाला में भर्ती किया। तो ये था। और ये देखो यहाँ तो आपको आंसर भी मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, देखो अभी आगे का जो कुछ सवाल है, यहाँ तो शब्द संपत्ति है, यहाँ क्या करना है? शब्द संपदा है। यहाँ क्या करना है? विरुद्धार्थी शब्द है। तो दोस्त के विरुद्ध कौन हो गया? दुश्मन। रात के अपोजिट दिन हो गया। सवेरा के विरुद्ध अपोजिट सांझ हो गया। बाहर के अपोजिट भीतर हो गया। तो यहाँ आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये मार्क्स हाथ में के है, इसे छोड़ना नहीं है। ओके, अभी 4 नंबर की कृति है, वह ज्यादा थोड़ा सा तकलीफ देती है कभी कभी हमें। यदि आप करामत अली की जगह होते तो इस संदर्भ में आप क्या विचार लिखे? देखो करामत अली एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसको प्राणियों के प्रति बहुत ही लगाव था, प्रेम था, प्यार था। ओके, करामत अली की जगह अगर मैं होता तो जो करामत अली ने किया वैसे ही मैं करता। करामत अली ने जैसे लक्ष्मी को गौशाला में भेजा, उसी तरह से हम भी किसी प्राणी अगर हमारे पास होता तो उसे भी हम गौशाला में भेजते ताकि उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो। ओके, तो इस तरीके से हम अपने विचार रख सकते हैं। आपको आपके शब्दों में यह विचार रखने हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी अगर पठित गद्यांश आया तो आपको 4 सवाल रहते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आकलन कृति है, जिसमें से वो जो परिच्छेद जो है, परिच्छेद में से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो है वो शब्द संपदा है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के जो विरुद्धार्थी हो गए या फिर अपोजिट या सिमिलर वर्ड के जैसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। और चौथा जो प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं
अपठित गद्यांश। देखिए बोर्ड एग्जाम को पाठ्य पुस्तक के बाहर का भी एक गद्यांश आता है, एक पैराग्राफ आता है जिसके ऊपर 4 अंक रहते हैं, हमें 4 मार्क्स रहते हैं। तो 4 में से 4 मार्क्स कैसे हम ला सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देखो ये जो सवाल है ये प्रश्न क्रमांक 1 में रहता है जिसमें हमें 4 अंक रहते हैं, 2-2 अंक के 2 सवाल रहते हैं जिसमें देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता ये। लेकिन इस गद्यांश को हमें ठीक से पढ़ना होगा। 2 कृति रहती है, एक है आकलन कृति और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति रहती है। तो आकलन कृति जो है जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज सभी जो है सवाल के आंसर्स जो है उसके जवाब जो है आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे और आप अच्छी तरह से ढूंढ सकते हो। लेकिन पैराग्राफ को ठीक तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आकलन कृति में आपको 2 से 2 मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, स्वमत और अभिव्यक्ति। लेकिन आपने अगर अच्छी तरह से कुछ सेंटेंस लिखे, अच्छी वाक्य लिखी और ठीक से आपने लिखा, पूरा जो कुछ सवाल पूछा है उसके आधार पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से आंसर लिखा, जितना पूछा है उतना ही उसका अगर आंसर लिखते हैं आप तो आपको यहाँ भी 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। देखिए आगे जाते हैं, आगे एक हम देखते हैं, ये जो पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ जो एक परिच्छेद है इसको देखते हैं। ये पहले ठीक से पढ़ते हैं, इसको समझ में लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर आधारित जो कुछ सवाल हमें पूछे गए हैं उसके आंसर हम देखेंगे। देखो आपको मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइए जरूर सवाल। देखिए केरल से कारगिल घाटी मतलब कश्मीर और गुवाहाटी से चौपाटी तक विस्तीर्ण इस भूमि पर जन्मे सभी धर्माचार्यों ने और उनके द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का उद्घोष किया है। देखिए राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया इन्होंने, राष्ट्रीय एकता का उद्घोष किया है मतलब देखिए आगे देखते हैं। इसी भावधारा के कारण भारत पर आक्रमण करने वाली शक, हुन और कुषाण जैसी जातियां भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। देखिए राष्ट्रीय एकता का जो संदेश है वो शुरुआत से हमारे देश में उस संदेश को दोहराया जाता है और इस वजह से यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता का कारण है कि इस कारण के वजह से जिन जिन लोगों ने बाहर से आक्रमण किया भारत में, जिसमें से शक हो गए, हुन हो गए, कुषाण हो गए, बाहर से ज़्यादा लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। तो वो जो आक्रमण किया तो वो आक्रमण करने के बाद शक, हुन और कुषाण जैसी जातियां भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। ओके, भाषावार प्रांतों के नाम पर, भाषावार प्रांत मतलब अभी जो भाषावार प्रांत जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती होगी, तो भाषावार प्रांत रचना हो चुकी है हमारे देश की। तो ये भाषावार प्रांत के नाम पर दंगे प्रारंभ हुए, फिर दंगे शुरू हो गए, मैं इस भाषा का हूँ तू उस भाषा का है, जाति पाति के नाम पर दंगे हुए और क्षेत्रीयता का उकास और आर्थिक विषमता के नाम पर देश से अलग होने की मांग की जाने लगी। लोग राज्य देश से अलग होने की मांग करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने मैदानों व नदियों को कटघरों में खड़ा कर दिया। जो राजनीतिक दल थे उन राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति के कारण क्या किया, मैदाने, नदियां, इन सब को कटघरों में खड़ा कर दिया। लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। धीरे धीरे एकता के प्रति जनता की संवेदनशीलता समाप्त हो गई। देखिए एकता के प्रति जनता की जो संवेदनशीलता है वो खराब होने लगी, समाप्त होने लगी। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 72 वर्ष के पश्चात भी सरकार को अपना बहुमूल्य समय या फिर अपनी बहुमूल्य शक्ति, सरकार जो है उसको अपनी जो शक्ति है, पूरी शक्ति, बहुमूल्य शक्ति जो है राष्ट्रीय एकता बनाने रखने में व्यय करनी पड़ती है। मतलब भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बनाने के लिए ही पूरी शक्ति लगी जा रही है। ओके, जिसका उपयोग विकसित कार्यों में होना चाहिए, मतलब जिस शक्ति का उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए, विकास के अलग अलग कामों में होना चाहिए, तो वो जो शक्ति है वह पूरी तरह से कहा जा रही है राष्ट्रीय एकता के ऊपर, राष्ट्रीय एकता बनाने में खर्च की जा रही है। ओके, तो देखो अभी क्या है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले भारत पर हमले किए थे इन जातियों ने। देखो कौन सी जातियों ने भारत पर हमले किए थे, यहाँ देखो शक, हुन और कुषाण, इन जातियों ने भारत पर हमले किए थे, ये आपका आंसर। ओके, आगे अगर देखा सवाल, सरकार को अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इसमें सरकार को कहाँ अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है, देखो
72 वर्ष के पश्चात भी सरकार को अपनी बहुमूल्य शक्ति राष्ट्रीय एकता को बनाने में व्यय करनी पड़ती है। कहा राष्ट्रीय एकता को बनाने में व्यय करनी पड़ती है आज के समय में भी। ओके, तो ये आपके 2 आंसर हो गए। यहाँ आपको दिखता है कि भारत पर हमले किए थे इन जातियों ने, शक, खून और कुषाण ने, और सरकार को अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है कहा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में। अगले कुछ सवाल थे यहाँ, ये देखो कि सांप्रदायिक क्षेत्रीयता धर्म के नाम पर देश के अलग अलग होने की मांग करने लगे। देखो यहाँ हमें क्या करना है कि सही विकल्प चुनना है, बहुत आसान है। संप्रदाय, क्षेत्रीयता, धर्म, 3 में से एक को आपको चुनना है। के नाम पर देश के अलग होने की मांग की जाने लगी। देखो यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो संवेदनशीलता समाप्त हो गई, कहा तो है। देखो क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विकास, राजनीति दलों ने मैदानों नदियों को, कहा तो है केरल के यह तो क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विषमता के नाम पर, ओके, क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विषमता के नाम पर देश से अलग होने की मांग करने लगी। ओके, तो यहाँ आपको यह आंसर मिल सकता है कि बाबा क्षेत्रीयता। ओके, तो यहाँ ये मिल सकता है। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दलों ने मैदानों और नदियों को कटघरों में खड़ा किया। किन्होंने खड़ा किया? तो सामाजिक राजनीतिक दलों ने खड़ा किया। तो ये आंसर और ये ऐसे 2 आंसर आपको मिल सकते हैं यहाँ। ओके, तो देखो आगे जाते हैं। हाँ, आगे का जो सवाल है वो क्या, राष्ट्रीय एकता। इस विषय पर अपने विचार 20 से 25 शब्दों में लिखो। देखो राष्ट्रीय एकता हमारे देश में अगर देखा, भारत देश में अलग अलग तरह की जाति है, मतलब अलग अलग तरीके। भारत देश जो है वो क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे राज्य है। हर एक राज्य की भाषा अलग है, पहराव अलग है, और उसी तरह से भारत में बहुत सारी धर्म है, जातियाँ है। लेकिन यह सभी होने के कारण भी इस देश में एक धागा जो है राष्ट्रीय एकता का, वह धागा सबको बांधे रखता है। अपनी जात, अपनी पात, अपना धर्म, यह सब बाजू को छोड़कर, अपनी भाषा जो है इनको बाजू को छोड़कर अगर देश का विकास करना है तो हमें सबको साथ में आकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है। अगर हम एकजुट हो गए, जैसे एक लकड़ी के भाड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने पढ़ा था तीसरे में, देखा है ना आपने, वो डायलॉग होगा, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लकड़ी के गट्टे को कोई नहीं तोड़ सकता, बिकॉज उसमें एकता थे। तो उसी तरह की एकता हमें यहाँ दोहरानी पड़ेगी। तो उस एकता की वजह से हम अपने देश का विकास कर सकते हो। देखो कभी कभी मूवी में का डायलॉग भी आपको याद आया तो, लेकिन उस डायलॉग को अच्छी तरह से लिखो। जैसे एक लकड़ी को, जो डायलॉग था क्रांतिवीर में, हाँ एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने पढ़ा था तीसरे में बचपन में। क्यों समझा रहा हो तुमको, क्यों बातें कर रहा हो इन पत्थरों से, जाओ खुशियां मनाओ, जैसे चाहिए वैसे जिओ। तो डायलॉग तुम्ही बघितला असेल क्रांतिवीर चित्रपटामध्ये, तर तिथं पण एकताच सांगितली त्या डायलॉगमध्ये, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब लटका देगी मुझे फांसी पे, आंखें बाहर आएगी, जबान ऐसी बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहोगा, फिर मेरा छोटा भाई आएगा, नीचे उतारेंगे, आप चाचा करके घर जाके खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद्रदार नेता और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें बहकाते, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो, सड़ो, मरो। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ऊपर वाला भी ऊपर से सोचता होगा तो उसे शर्म आती होगी। देखता होगा सबसे अच्छी चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों गए मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, क्रांति के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात, सब साले मुर्दा जिंदा लाशे। मैं जाग गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। हां, तर अशा प्रकारचा एक डायलॉग होता, तर तो आता सहज आठवला म्हणून तुमच्यासाठी म्हटलं थोडासा घ्यावा एखादा डायलॉग। तर ठीक आहे, तो डायलॉग पिक्चर मधला जो डायलॉग या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवाव्यात आणि आपण आपल्या अभ्यासाकडे वळावं। राष्ट्रीय एकता या संदर्भात तुम्हाला कसं लिहिता येईल ते तुम्ही प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे। ठीक आहे, तर आजचे नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज अपन चर्चा करूँगा हिंदी वरती। आज हम हिंदी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पाठित पद्यांश। देखिए दोस्तों, पाठित पद्यांश अपना जो पाठ है, अपने जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से 2 कविताएं जो है हमें दी जाती है यहाँ, और 2 ही कविता जो है वह 6 + 6 12 मार्क्स को रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम ठीक से कविताएं पढ़ते हैं और ठीक से उनके ऊपर विचारे गए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो हमें यहाँ
यहाँ आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो जाते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो प्रश्न क्रमांक 2 जो है सेकंड जो है उसमें अ और आ प्रत्येक के लिए 6 अंक रहते हैं कुल। अ जो है वो 6 मार्क्स के लिए और आ जो है वह 6 मार्क्स के लिए, ऐसे 6 + 6 हमें टोटल 12 मार्क्स जो है ना वह इस टॉपिक के ऊपर आधारित रहते हैं। तो यहाँ हमें 12 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो किस तरह के सवाल आते हैं यहाँ। अगर आपने ठीक से देखा तो ओनली 1 मिनट दोस्तों, ठीक से अगर देखा तो देखो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहली बात, 2 अ और प्रश्न दूसरा आ पाठित पद्यांशों पर आधारित होंगे। इसमें 2 अंकों का आकलन होगा, ओके, 2 अंक की शब्द संपदा होगी और 2 अंक का पठित पंक्तियों का सरल अर्थ। तो सरल अर्थ भी कैसे लिखा जा सकता है इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले पहली जो कृति है वो रहती है आकलन कृति। इस आकलन कृति में क्या रहता है कि एक एक वाक्य में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर कृतियां दी सकती है, एक शब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, इस तरह के सवाल हो गए। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा कृति है और तीसरी जो है सरल अर्थ। कोई भी दो पंक्तियों का हमें सरल अर्थ यहाँ बताना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। जो एग्जाम्पल देखिए आपके सामने एक कविता है। पहले हम ये कविता जो है ये हमें दी है, ये सवाल जो है ये अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। तो अभी पहले इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो, बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, अगर नए हो और अब तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए पढ़ते हैं पहले इस कविता को। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही है धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। देखो लोहे की नहीं धर्म की रही है धूम, मतलब हमारे यहाँ जो कुछ धर्म के आधार पर, मतलब सभी ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, शांति का संदेश हमारे देश से दिया गया। मतलब हमारे देश में धर्म की धूम ज़्यादा से ज़्यादा घूम रही थी, धर्म की घूम रही। और यहाँ भिक्षु होकर रहते सम्राट, मतलब हमारे देश के जो सम्राट थे वह भी भिक्षु बनकर घर घर घूमे हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान दिया है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, वर्तमान महावीर हो गए, इन्होंने ज्ञान दिया है सभी को। यवन को दिया दया का दान, हमने दया का दान दिया है। हमारे देश से जो कुछ भिक्षु थे, जो कुछ संत थे, साधु संत, उन्होंने दया का ज्ञान दिया है। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को भी धर्म की दृष्टि हमने दी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो सिंहल मतलब श्रीलंका, इसका मतलब किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का भी छीना नहीं, किसी से हमने कुछ छीना नहीं, किसी भी देश से हमने कुछ छीना नहीं, हमने खुद से किसी देश पर आक्रमण किया नहीं हमारे देश से। प्रकृति का रहा पालना है, मतलब प्रकृति का ही हम पालन करते रहे। मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति के नियम से हम बंधे हैं, उसी प्रकृति के नियम को हमने बंधा है, उसी का ही पालन किया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यही ही हमारी जन्मभूमि है भारतवर्ष, यहाँ कहीं से हम आए नहीं, यही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ बहुत सारे लोग आए बाहर से, लेकिन हम यहाँ थे और यहाँ रहेंगे। तो देखो ये जो कविता हमने पढ़ी है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम। देखो 2 कौन से देश है जिन देशों का नाम यहाँ प्रयुक्त किया है। तो देखो सबसे पहला जो देश हमें यहाँ मिलेगा चीन तो दिख रहा है, और दूसरा है सिंहल। ये 2 देश हमें यहाँ दिख रहे हैं। सिंहल मतलब श्रीलंका, ये 2 देश है, चीन और सिंहल, ये 2 नाम आ सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा है कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं का नाम। देखिए कौन से 2 धातुओं का नाम यहाँ आपको प्रयुक्त किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलो बताओ कौन से 2 धातु दिख रहे हैं। देखो आपको यहाँ दिखेंगे 2 धातु, एकदम आसान सवाल है। देखो ढूंढो और कमेंट में लिखो। लिखा क्या? यस लिखा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, सही लिखा है भाई। स्वर्ण लिखा है किसी ने, कहा है स्वर्ण। देखो एक तो लोहा यहाँ दिख रहा है, लोहा भी लिखा है, और दूसरी जो है स्वर्ण। ये 2 धातु हमें यहाँ दिख रहे हैं। ये 2 धातुओं का नाम जिक्र जो है वह इस कविता में किया गया है। ओके देखो, तो ये जो है ये आंसर है आपका। इस तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से आपको चार्ट बनाकर लिखना है दोस्तों। आंसर लिखते समय इसी तरह का चार्ट बनाना है और ये ऐसा बनाना है सब। ओके, चीन, सिंहल, लोह और स्वर्ण। आगे वाला सवाल जो है हम देखेंगे। देखो ये तो बहुत सिंपल रहता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम
शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। विजय का विलोम अजय हो गया, धर्म का अधर्म हो गया, भूमि का आकाश हो गया और जन्म का मृत्यु हो गया। मरण भी लिख सकते हैं, मृत्यु भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो दो सवाल है ना दोस्तों, अ और आ, देखिए ये जो अ वन कृति एक और कृति दो, ये जो दो कृति है पहली और दूसरी, जिसमें आपको 2 + 2 2 + 2 4 मार्क्स आपको 100% मिल सकते। तो यहाँ आपको आपके हाथ में है, यहाँ के 2 मार्क्स आपके हाथ में है। अभी आगे का जो सवाल है जहाँ हमें क्या करना है कि सरल अर्थ, देखो पहली जो उपयुक्त पद्यांश की आरंभ की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। ओके, देखो आरंभ की 2 पंक्तियां, आरंभ की 2 पंक्तियां क्या है, देखो यहाँ विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की धारा पर धूम, धर्म की रही धारा धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो यहाँ देखो विजय केवल लोहे की नहीं, यहाँ देखो यहाँ हमने आंसर लिखा है किस तरह से कि भारत ने हमेशा धर्म का पालन किया। भारत ने शस्त्रों के बल पर, लोहा मतलब शस्त्र के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता है, ओके, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत ने प्रेम भाव से, अपने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रहती है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया है और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने धर्म का प्रचार किया है, अधर्म का प्रसार नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से ये सरल अर्थ जो है वो हम लिख सकते हैं। अभी आगे नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पूरक पाठ, जो हमें 8 मार्क्स के लिए आता है। देखिए पूरक पाठ में एक गद्यांश है और एक पद्यांश है, ऐसे 2 सवाल पूछे जाते हैं जो हमें 8 मार्क्स के लिए है। गद्यांश के ऊपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पद्यांश के ऊपर 4 मार्क्स के, ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 8 अंक रहते हैं। तो सबसे पहले हम पूरक पाठ में जो गद्यांश है, 1 ही मिनट, हाँ उसके बारे में पहले सोचेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, यहां पूरक पाठ में हमें प्रश्न क्रमांक 3 जो है, 3 में 2 रहते क्वेश्चन, एक तो अ और एक आ। अ में हमें गद्यांश रहता है और आ में हमें पद्यांश। गद्यांश बोले तो पूरक पाठ जो है एक उसका पैसेज दिया रहता है, उसके ऊपर हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। और आ जो है जिसमें हमें कुछ पद्यांश जो है कविता की जो कुछ पंक्तियां दी होती है उसके ऊपर हमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो 2 कृति है, जिसमें से पहली जो कृति है वो आकलन रहती है, बहुत ही सिंपल रहती है, एक एक वाक्य में उत्तर वगैरह रहता है, और दूसरी जो है स्वमत और अभिव्यक्ति रहती है। ओके, जहां थोड़ा सा टेंशन होता है। देखो हम एक ये जो हमारे पास दिया है एक गद्यांश, एक हमारे पास सामने यहाँ एक पैसेज दिया है, इसे पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से और इसे पढ़कर इसके ऊपर पूछे गए कुछ सवाल है उनके आंसर जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो, चुपचाप बैठो, ध्यान लगाकर आंखें बंद करो और अपने बारे में सोचो। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। ऐसी कोशिश करो कि दूसरा किसी का चेहरा ना दिखे, दूसरा कोई भी इस आत्मचिंतन में नहीं हो। इसके 2 फायदे हो गए, एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, 2 फायदे, एक तो हम खुद को जान सकेंगे बाबा मैं कौन हूं। जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, जो मैं दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखता हूं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे मालूम है ये आदमी कैसा है, ये जो है ये बातें जो है इसका दम्भ हम रखते हैं कि बाबा मैं दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो उससे पहले हम खुद को जाने, ऐसा ये लेखक कहता है। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। देखो दूसरी चीज है, एक हमारे उस हस्तक्षेप से क्या होगी कि दूसरे की बाबा रक्षा होगी। एक तो है जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में है, मतलब जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है, मतलब दूसरों की जो कुछ सोच समझ रहती है, विचार है, उसके ऊपर भी उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हमारे खुद पे है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सहज स्वीकृति का, हर एक व्यक्ति को स्वीकृत करना चाहिए उसके गुणों दुर्गुणों के साथ। दूसरा अन्य नहीं अंतमय है। ओके, दूसरा अन्य नहीं
अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। देखिए वो दूसरा जो है कोई अन्य नहीं, वो भी हमारा एक प्रतिरूप है, ऐसा हम देखकर आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये जो है मेरे पास पैसेज था, इसके ऊपर एक सवाल, दो सवाल पूछे गए हैं। एक तो पहला है कि बिल्कुल चुपचाप बैठे, सिर्फ किसके बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे। हो गया बाबा आंसर, अपने बारे में सोचे। कितना आसान है, ये एक अंक के लिए था। दूसरों की सोच समझ टिम्बर पर रखे, दूसरे की सोच समझ पर भरोसा, प्रेम या संदेह, भरोसा रखे। देखो इतना सिंपल था, भरोसा रखे, भरोसा रखे। तो इस तरह के हम लिख सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरों की सोच समझ पर भरोसा रखे। तो ऐसा हमें लिखना है, ये 2 अंक के लिए था। और एक सवाल इसमें पूछा गया था, देखो सवाल कौन सा है कि बाबा आत्मचिंतन के लाभ, इस विषय में अपने विचार रखो। देखो जब भी हम आत्मचिंतन करते हैं, कभी कभी देखो हम अगर आंख बंद कर हम जब आत्मचिंतन करते हैं तो सबसे पहली बात हमारा जो है कंसंट्रेशन, जिसे क्या कहते हैं कि हम एक पढ़ाई में तो एक अच्छा तो मन लगता है, खुद के बारे में हम सोच सकते हैं, हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है और एक तरह की प्रेरणा हमें मिलती है, एक तरह की एनर्जी हमें मिलती है कि जिसकी वजह से हम आगे जाकर हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मन की और शरीर, मन की कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो अपने भाषा में इसको लिखना है, इन सभी को। ओके, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। देखो आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले के रखिए इस क्वेश्चन का, लेकिन हमें अपने भाषा में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। इतना बड़ा पाठ कभी नहीं करने का, ये इसको ध्यान में नहीं रखने का, रट्टा नहीं मारने का, अपने भाषा में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। और पद्य जो है, देखिए गद्य के ऊपर मतलब कोई पाठ जो है उसके ऊपर एक पैसेज दिया जाएगा और कुछ सवाल पूछे जाएंगे। एक सिंपल रहता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अभी देखो पूरक पद्यांश, अभी हम क्या करेंगे, एक पद्यांश पढ़ेंगे। देखो ये पद्यांश भी आ सकता है इस तरह से, ये पद्यांश पढ़ेंगे। देखो क्या है बाबा, पद्यांश में भी 2 कृति है, एक आकलन कृति और दूसरी सोमत अभिव्यक्ति। आकलन 2 गुणों के लिए, अंक के लिए, और सोमत कृति 2 अंक के लिए। तो देखो पहले इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश जो है पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। मतलब हम क्या कहना उस धरती के बारे में जिस धरती पे हमने जन्म लिया। वाह वाह। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। देखो ध्रुव से बच्चे खेले थे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जो अपनी लगन के सच्चे, जो अपनी लगन के थे सच्चे। मतलब प्रहलाद जो है वो पौराणिक कथा आपने पढ़ी होगी, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, जो अपने मन के सच्चे थे। प्रहलाद जो यहाँ पौराणिक संदर्भ इस वाक्य में आपको दिखता है। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भारत तदुली गिनते थे। मतलब वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजून जात मराठ्याची, म्हणजे शेरों के जबड़े में हाथ डालकर भी उसके दांत जो है वो गिने जाते थे। इतनी मतलब जहाँ भरत तदुली गिनते थे, ऐसा रखा है। ओके, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। एक्चुअली इसे आपने पढ़ा भी होगा, तो इसके ऊपर क्या सवाल पूछे थे देखिए। एक पंक्ति जिसमें पौराणिक संदर्भ है और ऐसी पंक्ति जिसमें ऐसा ऐतिहासिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों भी संदर्भ है ऐसी पंक्तियाँ। देखो पहली पंक्ति जो है पौराणिक, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के सच्चे थे, ये इसमें एक हमें आपको क्या दिखता है कि एक पौराणिक संदर्भ दिखता है। और ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, तो यहाँ आपको पौराणिक संदर्भ ऐतिहासिक संदर्भ दिखता है। तो यहाँ भी आंसर देखो, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, ये आपको पौराणिक संदर्भ देता है। और जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, ये आपको अलग, ये आपको ऐतिहासिक संदर्भ देता है। और एक सवाल था, इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में लिखे। देखो इतिहास जो है, मैंने सुना है कि जो आदमी इतिहास बनाता है, पागल आदमी इतिहास बनाते हैं और ब्रिलियंट आदमी उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको बाजू में रखकर देखिए, हम लिखेंगे कि इतिहास हमेशा हमें प्रेरणा देता है। इतिहास में मतलब क्या कि भूतकाल में जो घटना हुई उसके संदर्भ जब हम पढ़ते हैं तो घटना जो होती है उसे हम इतिहास कहते हैं।
भूतकाल में जो घटनाएं हुई, इतिहास में जो घटना घड़ी, उस घटना को पढ़ने के बाद हमें एक तरह की प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इतिहास जो है हमेशा हमें प्रेरणा देने का काम करता है। इतिहास हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जो अच्छी बातें हमारे पूर्वजों ने की, इतिहास में हुई, उनको हमें दोहराना है, और जो बुरी बातें हुई उनको नहीं दोहराना है, उसको सुधारना है। तो इस तरह से हम इतिहास पढ़कर, इतिहास से एक प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतिहास हमें हमेशा प्रेरणा देता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इतिहास था, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक स्फूर्ति मिलती है कि उनके जैसा हम बन सकते हैं, कि उनके विचारों पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अगर बड़े बड़े जो लोग हैं उनके विचारों पर हम चले, इतिहास में जो कुछ घटी घटना है, उनके विचार जो थे बड़े लोगों के, उनके विचार पर जब हम चलते हैं तो हमें शायद प्रेरणा 100% प्रेरणा मिलती है, शायद नहीं 100% प्रेरणा मिलती है। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये दो चीज़ें हमने देखी, एक पूरक पाठ जो है वो गद्यांश और एक पद्यांश, दोनों भी देखी। तो ये 8 अंक के लिए तर हिंदी व्याकरणावरती आज आपल्याला संपूर्ण चर्चा करायची आहे। त्याच्यामुळे आजची व्हिडिओ जी आहे ती खूप महत्त्वाची आहे, आजची चर्चा खूप महत्त्वाची आहे। तर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो। तर जे नवीन आता जॉईन झाले त्यांना रिक्वेस्ट आहे मित्रांनो, जर नवीन असाल तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आपला चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर प्लीज आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा। आणि नुसताच चॅनल सबस्क्राईब नका करू, त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। ठीक आहे, तर जाऊयात पुढे मित्रांनो। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो, कारण आत्तापर्यंत 92 लाईक झालेले आहेत। तर जास्तीत जास्त लाईक येऊ द्या। तुमचा प्रत्येक लाईक जो आहे तो आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। आवाज येतोय का माझा सर्वांपर्यंत? यस, मी जरा चेक करतो आणि लिंक आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती पाठवतो। मित्रांनो आपला एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे, जर तुम्ही जॉईन नसेल केला आपला व्हॉट्सअपचा ग्रुप तर व्हॉट्सअपचा ग्रुप जॉईन करा, कारण व्हॉट्सअपचा ग्रुप यस आहे। चला, आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत, आवाज कोणाचा? आपल्या सगळ्यांचाच सगळं। ओके, तर चला जाऊयात मित्रांनो पुढे, फटाफट आपण आजच्या चर्चेला सुरुवात करूया। संपूर्ण चर्चा खूप महत्त्वाची आहे, कारण इंग्लिश ग्रामरचा जो आहे तो भाग, व्याकरणाचा भाग, संपूर्ण व्याकरण आपण आज समजून घेण्याचा एक प्रयत्न करणार आहोत आजच्या आपल्या चर्चेमध्ये। ओके, तर बघा ही व्याकरणाची PDF फाईल आहे, ही मी व्हिडिओच्या एंडिंगला शेवटी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तुमच्या सगळ्यांना ही फाईल देणार आहे, ही PDF फाईल, कारण याच्यामध्ये जवळपास ही 21 पानांची PDF फाईल आहे आणि आपले व्याकरणाचे सगळ्यात जास्तीत जास्त मार्क जे आहेत आपले व्याकरणाचे त्या यामधूनच, या फाईलमधूनच येणार आहे। साधारणतः बघा या ठिकाणी तर व्याकरणाचा जर विचार केला तर 14 अंक जो है, 14 अंक जो है वो हमें व्याकरण और भाषा अध्ययन के ऊपर रहते। तो 14 में से 14 कैसे हमें मार्क्स मिल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाएंगे। देखो सबसे पहले व्याकरण में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो शब्दभेद। शब्दभेद देखिए, शब्दभेद के क्या कितने कितने शब्दभेद के प्रकार है। देखिए पहली बात है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा मतलब ज्याला आपण मराठीमध्ये नाम म्हणतो, नाउन म्हणतो, अशा प्रकारे बघा, जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। ओके, संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, टैक्सी से हम मुंबई पहुंच गए, तो ये जो है ये पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है मुंबई, या फिर किसी आदमी का नाम होगा महेश, सुरेश, उमेश, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई किसी। ओके, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी विशेष व्यक्ति होगी या फिर किसी प्राणी होगा, स्थान होगा, वस्तु होगा, उसका ज्ञात होता है। किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष प्राणी या फिर विशेष वस्तु, इसका ज्ञान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मुंबई शहर जो है अगर होगा, सिटी या फिर शहर, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, लेकिन मुंबई जो है ये पर्टिकुलर एक सिटी का नाम यहाँ है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी कभी एक आध वाक्य दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा संज्ञा का भेद है, तो वहाँ आपको बताना पड़ सकता है। जातिवाचक संज्ञा बोले तो उस नाम से, उस शब्द से पूरे एक जाति का संबोध होता है। देखिए किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति, तो गाय जो है, गाय होगा, बैल होगा, कुत्ता होगा या फिर बिल्ली होगी, मानव होगा, तो इन सब से वो पूरी जाति का एक जाति का संबोध होता है इससे। ओके, गाय, अगर गाय का नाम लक्ष्मी होगा तो हमारी गाय का नाम लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। गाय जो है जातिवाचक, बिकॉज पूरी जाति का जितनी भी गायें हैं उन सभी का समावेश इस गाय में आ सकता है। ओके, उसके बाद भाववाचक, जिससे किसी भाव का, किसी भाव, गुण, अवस्था या फिर दशा का संबोध होगा। प्रकाश ने बड़ी बेदर्दी से कुत्ते को पीटा। क्या? प्रकाश ने बड़ी बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, तो बेदर्दी जो है जिसमें दर्द है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ओके,
बड़े प्यार से कुत्ते को पीटा, प्यार से तो नहीं पीटेगा कुत्ते को, हाँ प्यार से अपने नजदीक लिया, तो उस समय प्यार जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक, अगर किसी द्रव्य है, धातु है, पदार्थ का नाम है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दाल में घी डालो, मुझे पानी दो, तो पानी है, घी है, या फिर कोई भी ऐसा द्रव्य धातु या उसका नाम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद समूहवाचक, देखिए समूह होगा, झुंड, बकरियों का झुंड उछल कुदल मचा रहा था। हमारी भारतीय क्रिकेट की टीम जो है उसे हम टीम कहेंगे, या फिर इसे हम समूह, जो भी किसी समूह का या समुदाय का जहां बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति का नाम, जातिवाचक, पूरी जाति का उसमें संबोध होता है, भाववाचक, किसी भाव रहता है, द्रव्यवाचक, वस्तु या फिर किसी पदार्थ का नाम होगा, और उसके बाद आगे है हमारा समूहवाचक, झुंड। ओके, जिस तरह से, तो ये संज्ञा हो गए। उसके बाद सर्वनाम, ये जो हमने देखा है, सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले, राम खेत में गया और उसने क्या किया, कुछ काम किया। राम स्कूल में गया और उसने पढ़ाई की, तो उसने जो है ये शब्द किसके लिए यूज किया है, राम के लिए। तो वहां देखो, वह मेरा मित्र है, जब भी किसी संज्ञा के, मतलब बघा संज्ञा म्हणजे ज्यावेळेस सर्वनाम म्हणजे काय, नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द, मतलब संज्ञा जो है उसके बजाय कोई शब्द अगर कभी यूज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ओके, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसे नाम के बदले आने वाला सर्वनाम, नाम के बदले आता है, उस नाम के बदले हम सर्वनाम का यूज करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप। ओके, ये पुरुषवाचक। निश्चयवाचक मतलब क्या, किसी निश्चित व्यक्ति, वह मेरा मित्र है, राम जो वहां खड़ा है ना, वह मेरा मित्र है, तो वह जो है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये राम के या फिर श्याम के किसी भी व्यक्ति के बजाय यूज किया है, तो ये जो है ये एक सर्वनाम है, इसे निश्चयवाचक। उसके बाद अनिश्चित सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कोई तुम्हें बुला रहा है, बाहर से किसी का तो आवाज आ रहा है लेकिन कोई तुम्हें बुला रहा है, ऐसा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, मैं खुद, मतलब अपना, अपने, मैं खुद मतलब खुद किसके बजाय यूज किया है, मेरे बदले यूज किया है, तो मैं खुद, तो इसे निजवाचक कहेंगे। उसके बाद संबंधवाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो ये भी देखो, ज्यादा आगे से आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर हमें डिस्कस करना है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने का हम प्रयास करेंगे। विशेषण मतलब क्या, सर्वनाम की विशेषता, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है या फिर नाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता, देखो सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, उसमें गुणवाचक है। रहमान बड़ा मूर्ख है, बराबर, रहमान बड़ा मूर्ख है, तो रहमान जो है, जो संज्ञा है या फिर सर्वनाम जो है, उसके बजाय जब उसकी ज्यादा विशेषता बताने वाला जो शब्द रहता है उसे हम क्या कहेंगे कि बाबा विशेषण कहेंगे। जैसे रहमान बड़ा मूर्ख है, मूर्ख जो है किसकी विशेषता बताता है, रहमान की। ओके, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध करते हैं उसे गुणवाचक। संख्यावाचक, 2 घंटे बाद राहुल घर चला गया, घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिणामवाचक, देखो चीनी डालनी है, आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, चीनी मतलब कितनी चीनी डालो, तो ये जो हो गया परिणामवाचक। जो सर्वनाम मात्रा का बोध करने वाला रहता है उसे परिणामवाचक। और सर्वनाम विशेषण, सर्वनामिक विशेषण मतलब क्या, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, जो वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, जैसे यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई, हमारी गाय का सारा चारा खा गई, यह हमारी गाय, जो गाय जो है उसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव शब्द, उस गाय के बदले में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, कौन, हमारी। ओके, अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़े गए, तो रहमान हाथ जो है, अगर तुम्हारे रहमान जो है वो किसका है, तुम्हारा है, तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है उसे हम कहते हैं। ओके, क्रिया मतलब क्या बाबा, क्रिया मतलब जो चालू है, क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, मराठी मध्ये त्याला क्रियापदच म्हणतात। ओके, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, देखो जिस शब्द से क्रिया, कार्य का बोध होता है, कोई कार्य हो रहा है ऐसा अगर बोध होगा तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित रहता है उसे अकर्मक कहेंगे। मतलब मानो दुखी स्वर में बोली, बोली मतलब बोलने की क्रिया है, किसने, मानो ने बोला है, तो बोलने की क्रिया है, तो इसे हम
अकर्मक कहेंगे। मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया, पाया पाने की जो क्रिया है वो मैंने मेरे लिए है, तो इसे हम अकर्मक कहेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित है, मतलब कर्ता कर रहा है वो। ओके, कुछ दिनों पहले, सकर्मक मतलब क्या, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा, क्या खरीदा, तो मोबाइल खरीदा। ओके, गाय को अब तक चारा नहीं दिया, चारा नहीं दिया, किसको नहीं दिया, तो गाय को नहीं दिया। तो इस तरह का अकर्मक और सकर्मक क्रिया रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और अव्यय, देखो अव्यय जो है, अभी अव्यय के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज अव्यय के ऊपर सवाल आते हैं। तो देखो यहाँ भी अव्यय के ऊपर, अभी अगर देखा शब्द भेद है, शब्द भेद, श्रमजीवी जीवों की मजदूरी एवं आदमी आमदनी कम है, कम जो है इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ये जो प्रश्न पत्रिका जो है इसके ऊपर भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कुछ चीजें हम समझ में लेंगे। अव्यय देखो, अव्यय मतलब क्या, देखो अव्यय के इतने भेद है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है, अव्यय भी देखेंगे और उस अव्यय के ऊपर पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन भी देखेंगे बोर्ड में जो पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो अव्यय, शब्दों के भेद दो हैं, एक विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। अव्यय के चार भेद है, ये चार भेद हमें आते हैं। पहले क्रिया विशेषण अव्यय, देखो मैंने धीरे धीरे आंख खोली, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। देखो मैंने आंख खोली, आंख खोलना एक क्रिया है, लेकिन ये आंख जो कैसे खोली, फटक से खोली है या धीरे धीरे खोली है, आंख धीरे धीरे खोली। आंख खोलने वाली जो क्रिया है उस क्रिया की ज्यादा विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय है। करामत कल सोया, सोने की जो क्रिया है, करामत कल बहुत सोया, मतलब सोने की जो क्रिया है उसकी ज्यादा विशेषता बताता है। करामत कल बहुत सोया, तो बहुत जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। करामत कल कम सोया, तो कम अगर होगा तो वह भी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अगर क्रिया की ज्यादा विशेषता बताने वाला जो अव्यय होता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ओके, अगला है समुच्चय बोधक। देखो दो वाक्यों को जोड़ने वाला अगर कोई अव्यय है तो उसे समुच्चय बोधक, बहुत ही इजी है। दो वाक्यों को जोड़ने वाला, देखो रहमान ने गाय को मारा और उसने दूध नहीं दिया था, क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। देखो गाय ने दूध नहीं दिया था और रहमान ने गाय को मारा, ये दो अलग अलग वाक्य है। तो ये दो वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द है क्योंकि, वह समुच्चय बोधक अव्यय है। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, तो लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, और जो है वो भयभीत और घबराई, लक्ष्मी भयभीत हुई थी, लक्ष्मी घबराई हुई थी, ये दो वाक्य को जोड़ने के लिए और है, इसलिए और जो है वह समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब दो वाक्य को जोड़ने वाला या फिर दो शब्दों को जोड़ने वाला। अभी संबंध सूचक अव्यय, देखो जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्यों से या फिर दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय, मतलब से, के, की, ऐसा अगर कुछ आया। करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, की जो है की ओर, ये जो है ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। के साथ संबंध बोधक है। विस्मयादि बोधक अव्यय, अबे धीरे धीरे चल, ये जो ऐसा अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह आया तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। देखो एक सवाल आता है परीक्षा में इस तरह का, निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करो। बहुत, वह बहुत थका था, वह बहुत सोया था, उसने बहुत काम किया। तो ये जो बहुत, खाली ये तो बहुत इजी है दोस्तों, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करो। सामने, वह स्कूल के सामने खड़ा हुआ, वो मैदान के सामने खड़ा हुआ, वो मैदान के पास चला गया, वो हमारे, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामने, मतलब ये हो गया। किंतु मैं दीपक के घर गया था, किंतु उसमें मैं दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। ऐसा भी होगा, मैं दीपक के घर गया था किंतु वह घर में नहीं था, ऐसा भी था। दो वाक्य को जोड़ने वाला किंतु। और उन्होंने झोले से, और कैसा भी वाक्य आप बना सकते हो। ओके, आपको जैसा बनाना है आपके हिसाब से आप इन वाक्यों को बना सकते हो। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना। ओके, देखो आगे, देखो आगे क्या है बाबा, अरे धीरे धीरे चलो, काश मोहित आ जाता,
तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने होगे. तो ये बहुत सिंपल आहे. हे जे प्रश्न जे आहेत ते खूप सोपे आहेत. इथं फक्त तुम्हाला काही वाक्य बनवावी लागतात. ओके, आता पुढे जाऊयात आपण. धीरे धीरे बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे. ओके, कि मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे. बाप रे, ऐसे मित्र किसी को ना दे. अभी संधि, तो ये अव्यय हो गया. अभी संधि के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो संधि जो है, अभी अव्यय को देखो यहाँ भी एक देखो यहाँ एक निम्नलिखित अव्यय, देखो ये आ गया हमारा एक निम्नलिखित अव्यय से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. वाह क्या बात है, हो गया. वाह कितना सुंदर नजारा है, हो गया. यह के साथ सचिन सहवाग के साथ क्रिकेट खेल रहा था. ओके, सचिन वीरेंद्र के साथ क्रिकेट खेल रहा था. तो हो गया है वाक्य. तो यहां आपको 1 मार्क्स आराम से मिलने वाला है. देखो हम कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ सवालों को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. ठीक है, आगे देखो संधि. संधि देखो, संधि के 3 प्रकार है. स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. बहुत सिंपल है. पास आने पर 2 स्वर में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं. 2 स्वर है देखो, परम आत्मा, परम अ और आत्मा आ. देखो अ और आया, परमात्मा बन गया. तो ये स्वर संधि हो गई. दोनों स्वर है, आखिर में स्वर. देखो 2 पास आने पर 2 स्वरों में होने वाला परिवर्तन. देखो यहां भी कुछ है, अचेतना है, सज्जन है, ये वाक्य है. देखो अभी देखो महात्मा, महात्मा, तो ये आ और आ, महात्मा, महान आत्मा बोले तो महात्मा. महात्सव, आ और उ आ गया तो महोत्सव हो गया. तो इस तरह से अगर 2 स्वर आते हैं, स्वर मतलब क्या है बाबा, अ आ ई ओ उ ई आई ओ यू अम आहा, ये जो है स्वर है. तो ये स्वर अगर आते हैं एक साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे. व्यंजन मतलब क्या, एक व्यंजन और एक स्वर आता है या फिर दोनों भी व्यंजन आते हैं तो उसे व्यंजन कहेंगे. देखो दीपक क और अ आया, क और अ आया. दीक अंबर, दिगंबर, क और आया. सत जन, सज्जन हो गया. तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि हो गया. देखो सज्जन, तो यहां देखो यहां एक आया सज्जन, यहां लिखेंगे सत, यहां लिखेंगे जन और यहां लिखेंगे व्यंजन संधि. ओके, अंतचेतना, अंतचेतना देखो ये विसर्ग संधि है. देखो यहां आता है, देखो विसर्ग संधि मतलब देखो विसर्ग आया तो विसर्ग संधि. तपबल, तपोबल, निआशा, निराशा. अचेतना, 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 अचेतना हो गई. और यह संधि प्रकार कौन सा, विसर्ग संधि. तो यहां भी आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं संधि में. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखो कृति पूर्ण, उज्ज्वल, उत और ज्वल. देखो उत ज्वल मतलब व्यंजन संधि. देखो उज्ज्वल मतलब ये त व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो गई. प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर, ये स्वर संधि हो गई. ओके, उसके बाद देखो ये कुछ सवाल है. नयिका, नायिका, नायिका. ओके, नयिका, नायिका. तो ये आई आ गया ना, आई बोले तो नई, आई ओ ए आई ओ यू अम, अशा प्रकारचे जे आहेत. तर इथे दुर्बल, देखो यहाँ आपको आंसर भी है तो इसको देख लीजिए. ओके, अभी सहायक क्रिया देखेंगे. सहायक क्रिया बहुत सिंपल है दोस्तों. देखो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए. ये भी देखो, इसे कैसे सॉल्व करना मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं. देखो सहायक क्रिया मतलब क्या, ये 1 मार्क का सवाल है, 1 अंक का है. जो क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायकता करती है. देखो मुख्य क्रियाओं की सहायता करने वाली जो कुछ क्रिया आहे उसे सहायक क्रिया, आपण इंग्लिश मध्ये हेल्पिंग वर्ब म्हणतो, मराठीमध्ये सहायकारी क्रियापद म्हणतो. मतलब वो क्रिया. देखो अभी बच्चे रात में खेलने लगे, जो खेलने जो है लगे, लगना, खेलने लगे. मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना, रहना एक क्रिया है लेकिन पड़ेगा उसकी सहायक क्रिया है. रहना पड़ेगा मतलब पढ़ना. देखो तो ये जो सहायक क्रिया जो है ये लगे है, लगे है. ओके, लगे मतलब लगना, पड़ेगा मतलब पढ़ना. ओके, देखो निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रिया पहचाने और उसका मूल रूप लिखे. देखो इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, दिया, बिछा दिया. दिया ये जो है ये क्या है, सहायक क्रिया है. दिया मतलब देना हो गया. तो एकदम इजी है. बालक भूमि पर लेट गया, गया मतलब जाना, आखिर में आती है. सहायक क्रिया जो है आखिर में आती है. हम अपने अपने सूट में चले गए, गए मतलब जाना. इधर बच्चे रेत के
घर बनाने लगे मतलब लगना, गई मतलब जाना, उठा मतलब उठना, रहूंगा मतलब रहना। ये देखो आखिर में आती है सहायक क्रिया। पढ़ी मतलब पढ़ना, ये देखो ये तो बोर्ड एग्जाम को आया था। पढ़े मतलब पढ़ना, गया मतलब जाना, दो मतलब देना, ओके, गई मतलब जाना, रहे मतलब रहना, पाया मतलब पाना, रुकी मतलब रुकना, ओके, ये हो गया। देखो अभी यहां देखो, यहां सहायक क्रिया देखो, सहायक क्रिया टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, तो सहायक क्रिया क्या है? पड़ी। पड़ी मतलब पढ़ना, हो गया भाई। यह सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई, पकड़ी गई। चलो अभी गई का क्या होगा? चलो गई, गई इसमें सहायक क्रिया, गई मतलब चलो जाना। एकदम आसान है दोस्तों, यहां आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, तो मिलने चाहिए दोस्तों। यहां मार्क्स आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, आगे जाते हैं। आगे देखो प्रेरणार्थक है, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ना, इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? देखो, जब कर्ता सोय कार्य देखो, जब कर्ता सोय कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, तो उसे हम सहायक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया देखो, देखो इस तरह का सवाल आता है। देखो एकदम सिंपल है। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। देखो प्रथम, ये मूल धातु हो गया मिलना, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। मिलना, मिलाना, मिलवाना। लिखना, ये हो गया मूल धातु लिखना। जीतना मूल धातु। अभी लिखना क्या? लिखाना, लिखवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। तो ये बहुत ही सिंपल है। अभी इनका देखो, दौड़ाना, ये दौड़ना चाहिए, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बोलना, बोलना क्या क्या? प्रथम प्रेरणार्थी, बुलाना, बुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। ओके, ये हो गया। देखो सुनना, सुनाना, सुनवाना। बनना, बनाना, बनवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। दिखना, दिखाना, दिखवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। 2020 को आया था। आगे देखो मुहावरे हैं, लेकिन अभी यहां क्या होगा? फैलना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, फैलवाना। कितना सिंपल है भाई। लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखवाना। कितना सिंपल है, देखो एकदम आसान है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने का बात नहीं दोस्तों। निम्नलिखित मुहावरे में किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो मुहावरे जो है किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे से उचित मुहावरे का चयन करो। जैसे सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा, दुम हिलाना। ओके, फिर से लिखो, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा, ऐसा इसका आएगा। अभी ये दोनों का देखो, यहां है व्याकरण, ये आता है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो मुहावरे, मुहावरे में देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे है, इसको देख के लो। इसका मैं पीडीएफ फाइल इस वीडियो के लास्ट में दूंगा आपको। ये पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड करना मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई। ओके, देखो दृष्टि फहराना, मतलब नजर डालना, नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फोरी। चंपत होना, गायब होना। कमर कसना, तैयार होना। तांता लगाना, कतार लगाना, जिब लगाना, सॉरी कतार लग जाना, जिब लगाना। शेखी बघराना, सोया अपनी प्रशंसा करना। मेरे चाचा जी शेखी बघराने की, चाचा जी को शेखी बघारने की, शेखी बघारना, शेखी बघारने की बुरी आदत है। तो यहाँ शेखी बघारना, मेरे चाचा जी को शेखी बघारने की बुरी आदत है। कोई कोई नेताओं को शेखी बघारने की बुरी आदत होती है। निछावर करना, देखो शिकार होना, पीड़ित होना। दीवार टूटना, अड़चन समाप्त हो जाना। ये दीवार टूटती क्यों नहीं, हाँ तो वो तो दीवार कभी टूटेगी नहीं, लेकिन ये दीवार टूटने की। चैन न मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना। झिप जाना, लिज्जित होना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये देने वाला हूँ, क्या टेंशन नहीं लेने वाला लेने का। ये जो इसका इसका जो पीडीएफ है आपको लास्ट में दूंगा। ये देखो, रटाता जाना, ठीक है। अभी ये आपको दिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अगर आपने किए तो इनमें से भी कुछ सवाल आ सकता है। अभी कारक, कारक देखेंगे। कारक देखो, ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचानो भाई। कारक पहचान कर उसका भेद लूंगा। अभी कारक पहचान करने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कर्ता, ने अगर विभक्ति आई तो क्रिया को करने वाला, ने मतलब क्रिया को करने वाला। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, गणेश ने पढ़ाई की, गणेश ने क्रिकेट खेला। तो ये जो है क्रिया को जो करने वाला है, बराबर। लक्षण मतलब क्रिया को करने वाला। कारक के नाम कर्ता कारक क्या है बाबा? क्रिया को करने वाला जो रहता है वो कर्ता। ओके, कर्ता कारक। क्रिया देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
उनका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहेंगे। देखो यहां अगर देखा, हाँ कारक मतलब देखो यहां सुरेश ने विभक्तियां कारक के साथ हमेशा नई विभक्ति आती है, तो क्रिया को करने वाला जो रहता है वो करता रहता है। कर्म मतलब क्या बाबा, जिस पर क्रिया का प्रभाव है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म। ओके, जैसे पिता ने पुत्र को बुलाया किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया, तो ये जो है कर्म हो गया। ओके, कर्म कारक। करण मतलब क्रिया के साधन के अर्थ में, उससे पहले से आता है। ओके, विभक्तियां से लगती है, जैसे आंखों से देखते, मतलब क्रिया के साधन, क्रिया का साधन जो है हम देखते हैं, देखना जो है ये जो क्रिया है उसका साधन क्या है, आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। ओके, तो ये आंखों से देखते, तो इसे हम क्या कहेंगे, आंखों से जो है इसे हम क्या कहेंगे, ये करण करता। संप्रदान देखो जिसके साथ को, के, लिए ऐसे आते हैं, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, मोहन के लिए मिठाई लाई, मिठाई लाई किसके लिए लाई, मोहन के लिए लाई, तो ये संप्रदान हो गया। अपादान मतलब किसी वस्तु से अलग होने का भाव, मतलब पेड़ से फल गिरा, तो यह अपादान। संबंध अन्य शब्दों के साथ संबंध, देखो यह महेश का घर है, घर जो है किसका है, महेश का घर है, मतलब यह घर जो है महेश का, मतलब घर से संबंध है महेश का, तो ऐसा कुछ है। अधिकरण मैं पर ये विभक्ति आती है जिसमें क्रिया के आधार के अर्थ, मतलब सिंह वन में रहता है, रहना है कहा, वन में, मतलब क्रिया के आधार पर। संबोधन मैं, अजी, अरे, अहो, इस तरह से विभक्ति आती है, और किसी को पुकारने के अर्थ में, अरे लड़के इधर आ, अजी यहाँ आइए, अजी हमसे छुपकर कहा जाओगे, अहो इकड़े आ, अरे बाप रे। देखो निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक, देखो ये नारी महान है, नारी जो है ये कर्ता कारक है। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, तो प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव, तो ये संबंध कारक का, देखो का अगर आता है संबंध कारक, देखो यह महेश का घर है, जैसे प्रेरणा का प्रभाव होना, किसका प्रभाव है, प्रेरणा का प्रभाव, तो ये संबंध कारक। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिलता है, तो पर्यटन में, देखो में अधिकारक हो गया, इधर अधिकारक, पर्यटन में आया तो अधिकारक। देखो आपको ये भी जानना है कि विभक्तियां क्या आती है उसके साथ, उस हिसाब से आप ये चार्ट को अच्छी तरह से समझ में लो। उसमें देखो चाची अपने कमरे से निकल रही थी, कमरे से अपादन क्रिया हो गई, देखो से आया अपादन, मतलब किसी वस्तु से अलग, कमरे से वस्तु से अलग हो गई, चाची जो है अपने कमरे से निकल गई, वस्तु से अलग हो गई, तो ये अपादन हो गया। हमारे शहर में एक कवि है, तो ये हमारे शहर में एक कवि है, अधिकरण कारक हो गया। जिनके लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, जिनके लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, के लिए वगैरह अगर आया तो क्या हो गया, संप्रदान हो गया। देखो अगर ये विभक्ति आती है तो उस हिसाब से आप देखो, ये देखो बोर्ड को आ चुके हैं एक सवाल। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है, संबंध कारक, मतलब किसकी रचना है, संबंध कारक। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, देखो कार्यभार से जो है तो ये कारक ये आ गया। तो इस तरीके से हम इनका भी, करामत अली ने होका भरते हुए कहा, करामत अली ने, देखो यहां अगर हमने देखा, यहां अगर देखा ने आया तो कर्ता कारक हो गया, करामत अली ने, तो ये कर्ता कारक हो गया। पर्यटन में बहुत आनंद मिला, पर्यटन में आया तो पर्यटन में मतलब क्या है, देखो में मतलब क्या, अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो इस तरीके से हम कारक जो है वो पहचान सकते हैं। एकदम डिटेल्स में मैं देख रहा हूं दोस्तों, ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं लास्ट में, तो लास्ट तक बचे रहिए। ओके, कहीं मत जाना। विराम चिन्ह जो है ये भी आता है भाई, ये देखो यहाँ, मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं। ओके, तो यह भी एक मार्क्स आपको मिल सकता है। तो देखो यहाँ है, तो यहाँ हम देखते हैं डायरेक्टली, मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहा हूं, ये प्रश्न पूछा है, तो यहाँ क्या करने का, ये पूछा जो आपको दिखाया है। तो इससे पहले देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसका ये, हाँ देखो और भी इसको बड़ा करते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ जो है देखो आपको क्या करना है, कोई वाक्य अगर कोई व्यक्ति बोलता है, मैंने कहराते हुए पूछा, क्या पूछा है, मैं कहा हूं ये पूछा है, तो पूछने से पहले कॉमा देंगे और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे इसको, और लेकिन यहाँ प्रश्न चिन्ह देना है, मैं कहा हूं प्रश्न चिन्ह और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ऐसा ये हो सकता है, बिकॉज सवाल पूछा है तो यहाँ प्रश्न चिन्ह जरूर आएगा। ओके, अभी आगे देखो, ये बहुत, मैंने पेड़े खिलाओ दवा गिरना शुभ, भैया पेड़े खिलाओ दवा
गिरना शुभ होता है भैया, कॉमा पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। ओके ठीक है, आगे जाएंगे। मैंने कहराते हुए पूछा, ये तो हो गया अभी। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बन गए। देखो संस्था की जमीन पर छोटे छोटे, इसके पीछे एक डैश लगनी चाहिए, मकान बन गए, इतना ही। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। क्यों, क्या हुआ? क्यों, उसके बाद क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। ये हो गया इस तरह से। तो देखो यहाँ तो बहुत सिंपल है। देखो ओ कमबख्त, ओ मतलब क्या, ये आ गया। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, जो पीटा है, जो कुछ कहा है, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। काल परिवर्तन देखो, काल परिवर्तन देखो, ये 7 काल हमें पता होने चाहिए। सामान्य वर्तमान काल, खाता है वह फल खाता है, सामान्य वर्तमान। खाया, सामान्य भूतकाल। खाएगा, भविष्य काल। भविष्य काल एक ही है, खाएगा, नाचेगा। ओके, खाता है बोला तो सामान्य वर्तमान काल, खाया बोले तो भूतकाल, और खाएगा भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। अपूर्ण, कर रहा है, देखो वह खाना खा रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। रहा था, खा रहा था मतलब रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल। अभी खाया है और खाया था, खाया है पूर्ण वर्तमान काल, खाया था पूर्ण भूतकाल। देखो अभी देखो यहां अगर आपने देखा विदा क्षण, देखो यहां अगर आपने देखा ठीक से, हाँ ये वाक्य, विदा का क्षण आ गया, सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल क्या आएगा, विदा का क्षण आ गया तो आएगा। तो यहां देखो जैसे खाएगा ना, तो आ गया तो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ऐसा लिया है। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं, तो यहां हमें क्या करना है, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं, सामान्य भूतकाल। आते हैं, सामान्य भूतकाल क्या, आए। सामान्य भूतकाल मतलब क्या, राम ने खाना खाया, वैसे वो आए, बाहर आए। तो यहां आएगा ठीक 11 बजे बाहर आते हैं तो आए। ओके, उसके बाद क्या है बाबा, कि आप छत पर क्या करते हैं, अपूर्ण भूतकाल। क्या कर रहे थे, कर रहे थे, अपूर्ण भूतकाल तो क्या कर रहे थे। तो इस तरह से आपको ये काल परिवर्तन करना है। तो यहां देखो इनमें करते हैं, सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल। देखो पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या, पड़ गए। देखो यहां पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य देखो क्या मतलब, पूर्ण वर्तमान काल मतलब खाया है, तो पड़ गए हैं, सातों तारे मंद पड़ गए हैं, ऐसा आएगा। ओके, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, व्याकुल हो, अपूर्ण भूतकाल तो व्याकुल हो रही थी, ऐसा आएगा यहां। ओके, और भविष्य काल मतलब क्या, देते हैं, देंगे, ऐसा आएगा। अभी निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानो। अभी रचना के आधार पर भेद पहचानना, तो ये काल परिवर्तन हो गया भाई। अभी यहां देखो वाक्य के भेद, अरे रे कितने भेद है देखो, अर्थ के आधार पर कुछ भेद है, रचना के आधार पर कुछ भेद है। तो देखो अर्थ के आधार पर विधानार्थी वाक्य, देखो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का या होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। जिसे लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, मतलब किसी क्रिया होने या करने की सूचना हो, मतलब विधानार्थी वाक्य। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, यहां सर्दी अच्छी है, यह विधानार्थी वाक्य हो गया। निषेधार्थ वाक्य मतलब जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या न करने का बोध होगा, मतलब जैसे पहले हम उधर की चिंता नहीं थी, नहीं। निषेधार्थी मतलब नकारार्थी वाक्य आपण म्हणतो ना, निषेधार्थी मतलब जिसमें ना है, नहीं हे शब्द आहे, नकारात्मक वाक्य समजो, मराठीत ज्याला नकारात्मक, निषेधार्थक म्हणजे नाही पाहिजे, म्हणजे म्हणजे त्याला आपण निषेधार्थक म्हणजे नकारार्थी वाक्य। आणि प्रश्नार्थक, जर प्रश्न असेल तर प्रश्नार्थक वाक्य, विषय संपला। जर आज्ञा केली असेल, दीन दरिद्री को रहने के लिए घर का इंतजाम करो, मुझे हर सप्ताह में एक पत्र मिलना चाहिए, अब राज प्रथा मिटा दो, यह आज्ञा की गई। अगर आज्ञा की गई होगी तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। अभी इच्छार्थक वाक्य, अगर काम, इच्छा, देखो जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद यदि का बोध होगा, देखो ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। मानो दीदी आप सदा सुखी रहो, आशीर्वाद दिया है, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, तो इसे इच्छा दर्शक कहेंगे। संदेह दर्शक, जिस वाक्य में संदेह, शंका है, अर्थ तो शायद, ओके, शायद प्रतीक्षा कर रहे होगे, तो ये कर रहे होगे, तो जहां अगर आपको संदेह है तो संदेह अर्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य मतलब क्या बाबा, जिस वाक्य में संकेत दिया है,
अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? अगर मगर है, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, तो इसे संध्या है। फिर विस्मयार्थक वाक्य बहुत अच्छा है, ये देखो ऐसा अगर साइन आया, आहा वाह, ये जो विस्मयार्थक साइन है तो ये आया, तो ये विस्मयार्थक वाक्य हो गया। तो इतने वाक्य, तो यहां देखो निम्न वाक्य के रचना के आधार पर, तो यहाँ रचना के आधार पर तो ये हो गया, ये जो वाक्य है ये कौन से हो गए? ये हो गए अर्थ के आधार पर। अभी रचना के आधार पर देखो, रचना के आधार पर 3 है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो सबसे पहले सरल वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य, एक ही मुख्य क्रिया। देखो रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, तो ये सरल वाक्य है। ओके, संयुक्त मतलब क्या कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, और परंतु, किंतु, परंतु ऐसे कुछ वाक्य, इनसे 2 वाक्यों को जुड़े रहता है। हेमंत ऋतु बीत गई तथा आया, तो ये हो गया संयुक्त। बाबूजी खुद इम्पाल का प्रयोग न करके बराबर थे और आया। ओके, यह कॉमा आया। देखो जांच अधिकारियों ने कंस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये परंतु, तथा और आए तो संयुक्त वाक्य हो गया। और तीसरा जो है मिश्र वाक्य, इसमें क्या है कि बाबा, जिसमें एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा, जो मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई, संतरी को जैसे कहा था उसने वैसा किया, तो इस तरह के जो वाक्य है उसे हम मिश्र वाक्य। देखो यहाँ क्या है, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रहा हूं, तो देखो यहां अगर देखा इन वाक्यों में, देखो अभी यहां अगर हम देखते कुछ वाक्य, देखो अभी यहां अगर आपने देखा तो ये क्या है बाबा, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, ये सरल वाक्य हो गया। ओके, बादल आए किंतु आया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। आंख खुली तो मैंने सोए को बिस्तर पर, देखो आंख खुली तो आया, आंख खुली और मैंने सोए को बिस्तर में पाया, 2 वाक्य है। ओके, तो अलग अलग, एक आंख खुलना एक वाक्य है और सोए को बिस्तर में पाना एक दूसरा वाक्य है। उसके बाद देखो मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, और आया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, और आया। ओके, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर आया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, तो ये सरल वाक्य हो गया। तो इस तरह से वाक्य, तो ये वाक्य क्या होगा, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रहा हूं, तो ये वाक्य जो है इसको हम क्या कहेंगे? देखो काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि, यह रचना के आधार पर इसे हमें देखना है, तो इसको हम देखेंगे बाद में, आगे जाते हैं थोड़ा सा। अभी देखो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर, देखो अभी इसको अर्थ के आधार पर सूचना दी है, देखो आज्ञार्थी बनाना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो इसे आज्ञार्थी कैसे बनाएंगे? तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञा करो उसे, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, यह प्रश्नार्थक, मानो इतना ही बोल सकी, तो मानो कितना बोल सकी, यह प्रश्नार्थक हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको ये कर सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो वाक्य को शुद्ध करके लिखना भी आ सकता है इस तरह से, देखो तो इनको शुद्ध भी आप करके लिखना आपको आना चाहिए, ये 2 मार्क्स के लिए। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने पूरा व्याकरण जो है वो देखने का प्रयास किया। अभी हम क्या करेंगे ओके, तर आपण लवकरच आज सुरुवात करतो, तर 5 मिनिटं लवकर आपली गाडी सुरू झालेली आहे। तर सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो आपल्या चर्चेमध्ये। आज लेखन विभाग, संपूर्ण लेखन विभाग हिंदीचा आपल्याला बघायचा आहे। हिंदी विषयामध्ये रायटिंग स्किल खूप महत्त्वाचं आहे, कारण रायटिंग स्किलला आपल्याकडे बऱ्यापैकी मार्क असतात। तर सगळ्यांचं रायटिंग स्किल खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही रायटिंग स्किल लिहिलं पाहिजे। रायटिंग स्किलमध्ये मार्क नेमके कुठं जातात आणि रायटिंग स्किलमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क कसे मिळू शकतात, या सगळ्या मुद्द्यांवरती आज आपल्याला चर्चा करायची आणि रायटिंग स्किलचा जास्तीत जास्त भाग जो आहे तो आज आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू। कारण उपयोजित लेखन जे आहे ते जवळपास 26 मार्कांसाठी आपल्याला बोर्डाच्या परीक्षेला असतं, त्याच्यामुळे इथं 26 पैकी 26 मार्क कसे मिळतील किंवा जास्तीत जास्त मार्क आपल्याला कसे मिळतील त्यावर आज आपण चर्चा करूयात। बघा खूप इम्पॉर्टंट आहे। तर जाऊयात पुढे मित्रांनो। या ठिकाणी पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट मी नेहमीप्रमाणे करेल, बरीच मुलं नवीन दिसतात आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो तुम्ही नवीन असाल आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। ठीक आहे,
तर पुढे जाण्याच्या अगोदर मित्रांनो व्हिडिओला एक लाईक करा आणि लाईक करून आपण पुढे जाऊयात, कारण प्रत्येक लाईक तुमचा महत्त्वाचा आहे, आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे प्रोत्साहन देत जाईल. बघा या ठिकाणी उपयोजित लेखन मी तुम्हाला म्हटलं 26 मार्कांसाठी असतं, ज्याच्यामध्ये पहिला है कि सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए. एक तो है पत्र लेखन जो है, जो हमें 5 अंक के लिए रहता है. पत्र लेखन नंतर हा भाग खूप सोपा आहे. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तयार कीजिए. इथे तुम्हाला 4 आउट ऑफ 4 मार्क मित्रांनो मिळू शकतात. इथे 4 पैकी 4 मार्क, मतलब ये 4 अंक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ 4 में से 4 अंक हमें मिलते हैं. उसके बाद एक वृत्तांत लेखन, मतलब हमें वृत्तांत लेखन करना है, तो वृत्तांत लेखन के लिए हमें 5 मार्क है. तो यहाँ देखो, एक तो पत्र लेखन अथवा ये 4 प्रश्न तैयार कीजिए. तो मेरे ख्याल से ये 4 प्रश्न अगर आप तैयार करते हो, बनाते हो, तो यहाँ आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं. और एक चीज है कि वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों में से एक हमें चुनना है. उसके बाद विज्ञापन लेखन करना है एक हमें, और उसके बाद निबंध लेखन है. तो इतनी सारी चीजें हैं. तो यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं वो हम देखेंगे, और आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. देखिए ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपके सामने है दोस्तों. एक तो पत्र लेखन के नोट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. नोट्स मैंने बनाए हैं हिंदी के. तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. कैसे मिलेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से. देखो पत्र लेखन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी. विषय हिंदी है, पत्र लेखन है. प्रश्न 5A, जिसमें से एक जो है औपचारिक पत्र रहता है. 2 पत्र है हमारे पत्र लेखन. 5A में जो पहला जो सवाल रहता है वो हमें पत्र लेखन का रहता है. तो पत्र लेखन लिखते समय ये 4 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहली बात है कि प्रति और सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वाला, जिसको पत्र हम लिखने वाले हैं, उसका पता लिखना चाहिए, उसकी दिनांक लिखनी चाहिए, डेट और एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय और महोदया से हम संबोधित करते हैं. बाद में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय हम प्रकट कर सकते हैं. और उसके बाद सबसे नीचे जो व्यक्ति पत्र भेजने वाला है उसका नाम, उसका हस्ताक्षर, उसका ईमेल आईडी लिखना चाहिए. देखो अभी एक पत्र है मेरे पास. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. देखो 117 रामनिवास शांति चौक रोहन नगर मुंबई से संजय माने पत्र लिख रहा है. पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिख रहा है. ये भाई साहब जिलाधीश महोदय को पत्र लिख रहे हैं. ओके, तो ये जो है एक औपचारिक पत्र है. 2 पत्र के प्रकार रहते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक. तो यहाँ क्या है दोस्तों, देखो एक तो अनियंत्रित रूप से पेड़ कटाई हो रही है. तो सबसे पहले देखो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ ये देखो मैं यहाँ तक लिखता हूँ कि एक तो सबसे पहले तारीख लिखनी है आपको. उसके बाद सेवा में लिखते हैं हम, और उसके बाद जिलाधीश का पता. जिलाधीश महोदय पुणे 411003 महाराष्ट्र, ये हो गया पता. उसके बाद विषय लिखना है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, और श्रीमान जी लिखकर आगे हम लिखेंगे कि बाबा ये जो हमारे आसपास के जगह में, हमारे शहर के जगह में, आसपास के जगह में जो रास्ते के सड़क के 2 बाजू में जो पेड़ लगाए थे हमारी बहुत सारी एनजीओ की तरफ से और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पेड़ लगाए थे रस्तों सड़क के दोनों भी बाजू में, तो वो पेड़ जो है वो स्वच्छता के नाम पर और नए कंस्ट्रक्शन, नया रास्ता बनाना है इसके नाम पर वो अनियंत्रित रूप से कटाई हो रही है उन पेड़ की. तो कटाई होने के वजह से जो पर्यावरण जो है तो उसको हानि पहुंच रही है. तो हमारी गुजारिश है आपको कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए और आप ध्यान देकर ये जो समस्या है उसका निवारण लिखे. तो ऐसी बात में आप लिख सकते हो. सर सबसे पहले एक ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप पत्र लिखते हो तो देखो पत्र लिखते समय आपकी तारीख जो है यहाँ ऊपर चाहिए. फिर सेवा में लिखते हैं, उसके बाद एक पता है जिसको पत्र लिखना है उसका पता लिखा, और विषय लिखा पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, और उसके बाद श्रीमान जी लिखा हमने. ओके, श्रीमान जी, महोदय, महोदया लिखा, और फिर लिखा मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक पेड़ या फिर वृक्ष लगाने की बातें की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी है जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्ष को कटवा रहे हैं. लेकिन क्या है कि एक जगह पे पेड़ पौधे लगाने की बातें की जा रही है और दूसरी जगह पे पेड़ पौधे कटवाए जा रहे हैं. नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं. कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई. मान्यवर यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही
यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दीजिए। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको धन्यवाद सहित लिखना है, प्रार्थी लिखना है और आपका पता संजय माने राम निवास जो पता दिया है वो लिखना है और बाद में ईमेल आईडी। तो इस तरीके से ये आप औपचारिक पत्र जो है वो लिख सकते हैं। तो आपने देखा है, इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आगे का जो पत्र लेखन है, ये पत्र जो है ये हम क्या कर सकते हैं, इसे ये अनौपचारिक पत्र है। अपने मित्र को, अपने सहेली को, अपने घर के किसी सदस्य को जब आप पत्र लिखते हो तो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। देखो, सचिन सविता मोरे हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र, सहेली राजेश रसिका को पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? सचिन लिख रहा है। किसको पत्र लिख रहा है? राजेश को लिख रहा है। तो आपको क्या लिखना है? ये इस तरह का अगर पत्र है, क्या है बाबा, परीक्षा हाई स्कूल में प्रथम क्रमांक आया है, उसका प्रथम आया है यह, तो आप उसको लिख सकते हैं कि बाबा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओके, या फिर आपको उसका क्या, बधाई दिए, बधाई बधाई बधाई, मेरे मित्र राजेश, मेरी तरफ से तुझे बहुत सारी बधाइयाँ। तू शुरुआत से ही बहुत ही बेहतरीन और होशियार लड़का है। शुरुआत से मन से मन ध्यान लगाकर तुम पढ़ाई कर रहे हो और उसका एक रिजल्ट आया और वह रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा था, जिसमें तुमने परीक्षा में प्रथम आने का बहुमोल किताब, मतलब उसमें उस परीक्षा में तुम प्रथम आए। तो इस वजह से मैं तुमको बधाई देने वाला हूँ। हमारी भाषा में लिखना है, लेकिन छोटे छोटे वाक्य बनाकर लिखना है। देखो, यहाँ पहले तो आपको दिनांक लिखना है, तारीख लिखना है, और जिसको पता लिखना है उसका नाम, जिसको पत्र लिखना है उसका नाम, प्रिय राजेश या फिर प्रिय सविता, जो भी कुछ है। और उसके बाद सप्रेम नमस्ते लिखना है, और सप्रेम नमस्ते लिखने के बाद आपको ये जो परिच्छेद है उसमें लिखना है कि बाबा प्रथम क्रमांक आया, उसका प्रथम आया है वह, तो उसका उसको बधाई करने का है। तो देखो, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक और ईश्वर है, और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना है। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारी परीक्षा का परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने भी विषयों में विशेष हो गया, यहाँ विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए 10वीं कक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओके मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ ये जानकर। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार कहना। तो इस तरीके से पता लिख सकते हो, और उसके बाद तुम्हारा मित्र सचिन मोरे और उसका पूरा पता और उसका ईमेल आईडी लिखना है। तो इस तरह से ये पत्र लिखना है। देखो, पत्र लिखते समय एक चीज ध्यान में रखो, ये जो कंटेंट लिखना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या क्या है बाबा इस पत्र में, अगर आपने देखा तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो। सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या करना है कि आपको ये चीजें देखो, ये जो पता नाम, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पता है, जिसको पत्र लिखना है उसका नाम है और सप्रेम नमस्ते है। और सबसे नीचे देखो तुम्हारा मित्र, और उसके बाद उसका ये जो पत्र लिख रहा है उसका पता, उसका ईमेल आईडी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच में जो है ये पैराग्राफ, तो इनको अगर आप ठीक से नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पत्र लेखन। अभी पत्र लेखन के बाद वृत्तांत लेखन हम करेंगे। चलो, वृत्तांत लेखन। देखो, वृत्तांत लेखन मतलब क्या है। देखो, वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। इसके अलावा वृत्तांत का शीर्षक भी देना चाहिए। वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन होता है। कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन में एक लिखना है। तो वृत्तांत लेखन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान में रखना है ये पॉइंट। देखो, सबसे पहली चीज है, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए, उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना है। दूसरी चीज है, वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश कीजिए, गौण बातों को छोड़ देना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर लिखना चाहिए। उसके बाद वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश चाहिए, और उसी के साथ वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए, और वृत्तांत को एक छोटा शीर्षक देना चाहिए। अगर शीर्षक नहीं दिया तो एक मार्क आपका कट सकता है, तो शीर्षक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विवेकानंद, देखो एक हम जैसे न्यूज लिखते हैं, न्यूज रिपोर्ट, उसी तरह से लिखना है। देखो, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को का रोचक वृत्तांत आपको लिखना है। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वृत्तांत लिखो। तो सबसे पहले एक शीर्षक देना बहुत जरूरी है। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन,
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन। इस तरह का भी आप शीर्षक दे सकते हैं। और उसके लिए नीचे लिखना है कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सोलापुर, जहां एरिया सोलापुर, मुंबई, पुणे जो भी कुछ होगा, और दिनांक, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये 3 बातें वृत्तांत लिखने समय बहुत जरूरी है। ये 3 बातें अगर नहीं लिखी तो एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वृत्तांत लेखन बहुत ईजी है। सबसे पहले शीर्षक दीजिए, उसके बाद ये कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा लिखिए, उसके बाद सोलापुर जो ठिकाने जो एरिया है उसका नाम लिखिए, और उसके बाद 25 नवंबर 2020 ऐसा हमने लिखा। अभी क्या करना है, कल तो देखिए अभी ये क्या क्या प्रोग्राम हुआ, तो हम अभी लिख सकते हैं कि कल स्वामी विवेकानंद विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह कार्यक्रम का, यह अभियान जो है, यह अभियान का आयोजन हुआ। और इस अभियान में बहुत सारे लोगों का और उसी के साथ बहुत सारे विद्यार्थियों का समावेश था। बहुत सारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में थे। आजू बाजू के गाँव के या फिर शहर के बड़े बड़े लोग, पुलिस थे या फिर बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता भी इस कार्यक्रम को उपस्थित थे। तो ये सब डिटेल्स में लिख सकते हो। और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के अंतर्गत स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली और उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रचा गया। कुछ पथनाट्य बिठाए गए, छोटी छोटी नाटिका के माध्यम से बच्चों ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखो क्या है कि कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया। आरंभ में विद्यालय के विद्यार्थिनियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्य की प्रमुख अतिथि थी शहर की महापौर सरिता ताई गायकवाड़। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के सक्षम महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक रामभाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। प्रमुख अतिथि सरिता ताई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। एक साक्षर बेटी को पूरे परिवार को साक्षर बनाती है। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बेटियों को और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बताया। ओके, अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा समारोह देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के पश्चात विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हो। तो इस तरीके से ये लिख सकते हो। उसके बाद कहानी लेखन जो है, देखिए कहानी लेखन आप देख सकते हैं। तो कहानी लेखन जो लिखते समय कहानी कभी भी भूतकाल में लिखने है। तो यहाँ कुछ आपको पॉइंट्स दिए होंगे और इस पॉइंट के आधार पर आपको कहानी लिखनी। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी देख सकते हो। और विज्ञापन लेखन भी है, तो ये आपको देख सकते हो कि विज्ञापन लेखन लिखते समय कि देखो विज्ञापन क्या है कि कुछ शब्द दिए होंगे, उस शब्द के साथ आपको विज्ञापन लिखना है। देखो कागज की थैलियाँ, विभिन्न आकार प्रकार, फैशनेबल, व्हाट्सएप नमूना, होम डिलीवरी। तो देखिए कागज की थैलियाँ बनाने का एक कागज की थैलियाँ मिलती है कहीं तो, ओके। और वो कागज की थैलियाँ मतलब प्लास्टिक का जो थैली है उसके बजाय हम कागज की थैलियाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये विज्ञापन बनाना है। श्री थैली, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक की थैलियाँ हटाइए कागज की थैलियाँ हमने लाई है। ऐसे आप कुछ शीर्षक दे सकते हो और लिख सकते हो कि हर आकार में हर रंग में थैलियाँ उपलब्ध है। बस एक फ़ोन कीजिए और थैलियाँ आपके घर में पहुँचेंगी। आप हमें अपना मोबाइल नंबर भेजें, हम आपको थैली का नमूना भेजेंगे। और संपर्क दिया है कुछ। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद निबंध लेखन है दोस्तों। देखो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचरणात्मक, इसमें से एक ही आपको कोई लिखना है। तो इसमें कुछ है, देखो नदी की आत्मकथा। तो आत्मकथा आपको यहाँ दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये भी यहाँ तो मैंने खाली एक ही निबंध लिखा है, नदी की आत्मकथा, लेकिन आपको यहाँ मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक निबंध लिखते समय आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो निबंध लिखते समय वर्णनात्मक होगा या फिर कल्पनात्मक होगा। तो निबंध लिखते समय शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत अच्छी कीजिए, अंत अच्छा हो जाएगा। तो शुरुआत में कुछ अच्छे अगर पंक्तियाँ आपको आती है या फिर कोई उदाहरण आते हैं तो वहाँ से आप निबंध लेखन की शुरुआत कर सकते हो, ओके। तो यहाँ नदी की आत्मकथा जो है उसका निबंध आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि ये नोट्स जो है कुछ, ये नोट्स आप देखिए, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नोट्स की मैं एक प्रिंट या फिर इस नोट्स की PDF में आपको शेयर करता हूँ। देखो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए
तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये नोट्स की पीडीएफ, तो ये नोट्स की पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो जाते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। यस, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। इयत्ता 10वीचा मराठी आणि इंग्रजीचा पेपर झालेला आहे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगला फायदा झालेला आहे। आपण ज्या नोट्स आपल्या वेबसाईटवरती अपडेट केल्या होत्या त्याच्यामधलेच बरेचसे प्रश्न, त्याच प्रकारचे बरेचसे प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेला येऊन गेले आणि त्या नोट्सचा खूप सारा फायदा मराठी आणि इंग्रजी विषयासाठी विद्यार्थ्यांना झाला। आता असाच फायदा आपण हिंदी विषयासाठी सुद्धा तुमच्यासाठी करून देणार आहोत, कारण हिंदी विषयाच्या सुद्धा नोट्स आपण आपल्या वेबसाईटवरती अपडेट केलेले आहेत। सगळ्या प्रकारच्या नोट्स आहेत, त्याच्यामध्ये व्याकरण आहे, लेखन विभाग आहे, हे सगळे मुद्दे त्या नोट्समध्ये आपण इन्क्लूड केलेले आहेत। परंतु यावेळेस खुश खबर अशी आहे की तुम्हाला त्या एकाच लिंकवरती नोट्स आणि व्हिडिओ दोन्ही गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील। ओके, तर आपण बघूयात आपल्या स्क्रीनवरती जाऊन कशा प्रकारे आपण ह्या ज्या नोट्स आहेत त्या डाउनलोड करू शकतो। तर बघूयात आपण आपल्या स्क्रीनवरती जाऊन कम्प्युटरवरती। सगळ्यात अगोदर तुम्हाला सांगतो या नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या। मित्रांनो, ह्या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे। सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं। गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativelearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ। इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा, इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे। पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स, तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीचे अपडेट झाल्यात। मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील। बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत। नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा। नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात। या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, हिंदीच्या सर्व। आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत। या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे, त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील। ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा, त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास। बाय मित्रांनो, धन्यवाद। डाउनलोड करायच्या मित्रांनो, ह्या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे। सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं। गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativelearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ। इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा, इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे। पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स, तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीचे अपडेट झाल्यात। मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील। बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत। नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा। नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात। या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, हिंदीच्या सर्व। आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत। या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे, त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील। ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा, त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास। बाय मित्रांनो, धन्यवाद।